नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेडिया उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर साइंस का लगातार हम आपको कोर्स करा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में, और साथ ही इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करा रहे हैं। अगर कोर्स के अंतर्गत बात करें तो अब तक सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमारा पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं वाला रह गया है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें टॉपिक ढेर सारे हैं, इसलिए 2 पार्ट में देखेंगे। आज इसका पहला पार्ट जो है वो होगा। बाकी जो लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या वैकेंसी वगैरह देखने को मिलेगी, तो आपने हाल फिलहाल में देखा भी, विधानसभा में जवाब देखने को मिल गया है 11,000 वैकेंसी को लेकर के। तो ये तो कंफर्म है कि वैकेंसी आएगी। तो कब आएगी उसको लेकर के आपको परेशान या सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कंटिन्यू रखिए ताकि जब भी आए आप पहले से तैयार रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। सबसे पहला पदार्थ, मैटर होता क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि जिससे कोई भी वस्तु बनी हो तथा जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। बस 3 पॉइंट है इसमें, उसी को कहते हैं पदार्थ। पदार्थ के गुण बात करते हैं तो 2 टाइप देखने को मिलते हैं, एक भौतिक गुणों को लेकर के और एक रासायनिक गुण की बात करते हैं। तो भौतिक गुण क्या है? जिन्हें हम बिना रासायनिक परिवर्तन किए माप या देख सकते हैं, वो हमारे इसमें आएंगे, जैसे रंग, गंध, स्वाद, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, कठोरता, चमक, लचीलापन, विलेयता। ये सब किसमें है? ये सब भौतिक गुण में है, जिन्हें बिना रासायनिक परिवर्तन किए मापा जा सकता है या देखा जा सकता है। एग्जाम्पल ही याद रखिएगा, आपसे थ्योरी नहीं, ज़्यादातर एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं रासायनिक गुण को लेकर के, तो पदार्थ की वह गुण जिसके कारण वह रासायनिक परिवर्तन करता है। जैसे जंग लगना होता है, बहुत पूछा जाता है जंग लगना, जलना है, खट्टेपन यानी अम्लता है, क्षारीयता है, ये सभी रासायनिक जो गुण हैं उसके उदाहरण हैं। एक प्रकार से आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे जंग लगता है तो उसके बाद फिर उस अभिक्रिया को आप रिवर्स नहीं कर सकते, उस तरीके से भी समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं या स्टेट्स ऑफ मैटर को लेकर। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस होती है, ठोस में जैसे बर्फ हो गया, लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? निश्चित आकार होता है और आयतन होता है, और कण इसमें बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ठोस आकृति है। कणों में आकर्षण बल अधिक होता है और ये असंपीड्य होता है। असंपीड्य मतलब होता है कि आप इसे और दबा नहीं सकते क्योंकि इसके कण ऑलरेडी पास पास हैं। फिर बात करते हैं द्रव को लेकर, लिक्विड को लेकर। तो जैसे जल है, दूध है, तेल, पेट्रोल आदि। तो यहाँ पर क्या होता है? निश्चित आयतन परंतु आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि आप जिस भी बर्तन में रखते हैं द्रव को वो आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे आप यहाँ पर फ्लास्क देख रहे हैं तो आप कहेंगे आयतन तो निश्चित है परंतु आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कणों को लेकर, जैसे ठोस में आपका बहुत पास पास थे तो यहाँ पर दूर दूर होते हैं। कणों में आकर्षण बल माध्यम आपका देखने को मिलता है। द्रवों की ये प्रकृति होती है कि द्रव बहते हैं और ये असंपीड्य होते हैं अगर ठोस की तुलना में बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी कण आपके पास पास ही जो है वो होते हैं, उनको भी आप दबा नहीं सकते। असंपीड्य का गुण इसकी तुलना में तो आप देखेंगे थोड़ा कम है, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा ही कण पास पास हैं। गैसों की बात करते हैं तो जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम आदि, या आप कहेंगे कि ना निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित आयतन होता है। कण यहाँ पर बहुत दूर दूर होते हैं, तभी आप देखते हैं डिओड्रेंट वगैरह जैसे आप कमरे में एक किनारे में कोने में छिड़कते हैं तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है, इसीलिए यहाँ पर कण बहुत दूर दूर होते हैं। कणों में आकर्षण बल भी बहुत कम होता है, गैसें सभी दिशाओं में फैलती हैं, और संपीड्य का गुण इसमें होता है। यहाँ पर संपीड्य होता है, इसमें दोनों में असंपीड्य होता है। फिर बात करते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है। तो हाई टेम्परेचर पर गैस जो होती है वो आयनित होकर के प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपका बिजली, सूर्य, तारों और नियॉन लाइट में ये प्लाज्मा अवस्था देखने को मिलती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है, और इन सभी जगहों में देखने को जो है ये मिलती है। बात करें एक नोट के रूप में, जहां पर आपको पता होना चाहिए बोस आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन कंडेंसन क्या होता है। तो मिनिमम से मिनिमम आप जो बहुत कम टेम्परेचर दिखते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है ना कि जैसे जैसे हम कम टेम्परेचर पर जाते हैं वैसे वैसे बर्फ जमती है। तो -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस पर कुछ गैसें हैं बोस आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में पहुंच जाती हैं। कौन पहुंच जाता है? कुछ गैसेस पहुंच जाती हैं, इसी को हम बीईसी अवस्था कहते हैं। ये आपका होता है बोस आइंस्टीन संघनन। बाकी कुछ पॉइंट, जैसे ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, गैस को ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो ठोस, द्रव, गैस ये अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ है तो आप उसे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगा, इसी प्रकार गैस और गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। फिर इसी प्रकार जब ठंडा करते हैं तो यही अभिक्रिया रिवर्स हो जाती है। अब बात करते हैं हम पदार्थों के गुण को लेकर के। पदार्थों के गुण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। अभी हमने जो बात किया था यहाँ पर समझने के लिए केवल
केवल लिखा गया था, जो सबसे पहले देखा था। भौतिक गुण और रासायनिक गुण में एग्जाम्पल आपने इस तरीके से डायरेक्ट देखे थे, पर यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस तरीके के डायरेक्ट नाम, इधर वाले और भी नाम उनसे भी बनते हैं। तो डेफिनेशन के साथ इसको एक बार और समझ लीजिए कि वे गुण जिनके कारण पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, वे आपके भौतिक रूप बदलता है, केवल और केवल इसमें भौतिक रूप बदलता है। रंग हो गया, गंध हो गया, स्वाद हो गया, घनत्व, कठोरता, गलनांक, क्वथनांक, चालकता, विलेयता, लचीलापन, चमक, स्थिति में, जैसे ठोस, द्रव, गैस भी आपका इसमें आता है। वहीं अगर रासायनिक गुण की बात करें तो वे गुण जिनके कारण पदार्थ का नया पदार्थ बनता है, अर्थात पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे जंग लगना, जलना, खट्टापन, क्षारीयता, विस्थापन, अभिक्रिया, गैस का बनना, रंग में परिवर्तन होना आदि, ये आपके इसमें एग्जाम्पल में आते हैं। जी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, क्या? लोहे में जंग लगना। कैसा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? तो रासायनिक परिवर्तन का है। और बर्फ पिघलती है, भौतिक परिवर्तन है। चीनी पानी में घुलता है, भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। ये जो दो चित्र देख रहे हैं इसको आप अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए कि मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ के मापन को लेकर। तो मेजरमेंट ऑफ जब मैटर की बात होती है तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए अलग अलग भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, जिसमें हम द्रव्यमान, आयतन, लंबाई और ताप आदि इनके थ्रू जो है वो मापते हैं। तो इन चारों के बारे में जान लीजिए। द्रव्यमान की जब बात करते हैं, द्रव्यमान पदार्थ की जड़त्व का माप है। आपको पता है जड़त्व को लेकर के एक नियम भी है अलग से, जिसको हम गति वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई स्थिति स्थिर अवस्था वाली है तो जब तक कोई बाह्य बल ना लगाए वो स्थिर में ही रहती है। ऐसे ही गतिमान अवस्था में है तो वो आपका उसी में रहती है जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसे रोका ना जाए। तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका? किलोग्राम होता है। मापन यंत्र क्या होता है? तुला होता है। कोई भी हम जब किलोग्राम में वैल्यू नापने के लिए किसका यूज करते हैं? इस तुला का करते हैं। और यहाँ पर कुछ वैल्यू द्रव्यमान को लेकर, जैसे 1 ग्राम की वैल्यू, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, तो 1 ग्राम की वैल्यू आपकी 10⁻³ हो जाएगी। वहीं अगर 1 मिलीग्राम की बात करें तो 10⁻6 किलोग्राम हो जाएगा। ये सब वैल्यू किलोग्राम में। 1 माइक्रोग्राम की वैल्यू आपकी 10⁻9 किलोग्राम होती है। तो ये आपका तीनों वैल्यू किससे संबंधित हो गई? हमारा पहला जो कि है द्रव्यमान। फिर बात करते हैं दूसरा, आयतन। किसी पात्र में समाई हुई जगह या स्थान को आयतन कहते हैं। ऐसा ही मात्रक होता है इसका घन मीटर यानी मीटर क्यूब। मापन यंत्र क्या होता है? माप सिलेंडर होता है, बीकर होता है, फ्लास्क होता है। ये यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ये तीनों के चित्र भी देख लीजिए। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड। तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। 1 मिलीलीटर में 10⁻6 मीटर क्यूब। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर बात करें तो 10⁻6 मीटर क्यूब। 1 ml आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। फिर ये हमारा हो गया आयतन के बाद। अगला लंबाई। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। मापन यंत्र क्या है? जैसे मीटर स्केल हो गया, फीता हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया। इसका चित्र दिखा चुके हैं वर्नियर कैलिपर्स का। इस तरीके से होता है जहां पर आप बहुत ही छोटी आपकी जो लेंथ वगैरह होती है उनको मापने के लिए आप यूज करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद से 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर और 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। फिर नोट के रूप में आपको ये पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान है और भार है ये अलग अलग होता है। द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा हर जगह समान होती है, किलोग्राम में वैल्यू होती है। वहीं भार की अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता जो बल है स्थान के अनुसार इस पर बदलता रहता है। ये वैल्यू न्यूटन में आपकी देखने को मिलती है। तो द्रव्यमान और भार को लेकर के हम पहले भी बता चुके हैं कि द्रव्यमान आपका कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, हर जगह समान रहता है। और जो भार होता है वो आपका जो है वो बदलता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होता है, उस पर बेस्ड होता है। अब बात करते हैं हमारा तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स को लेकर के। तो तत्व क्या है? एक जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें कहते हैं तत्व। तत्वों को रासायनिक विधि के द्वारा आप सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, इनकी एक विशेषता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सभी क्या है? ये तत्व हैं। सोना के लिए Au हो गया, चांदी के लिए Ag, ऑक्सीजन जानते हैं आप, लोहा Fe और तांबा के लिए आपका Cu हो गया। वहीं अगर यौगिक को लेकर के, कंपाउंड को लेकर के बात करें तो जो पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं यौगिक। यौगिकों को रासायनिक विधि द्वारा उनके घटक तत्वों में आप विभाजित कर सकते हैं। जैसे जल हो गया H2O, इसी प्रकार नमक हो गया NaCl, आप करते हैं ना अलग Na+Cl- करके, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। ये सभी आपके यौगिक हैं। वहीं अगर बात करते हैं मिश्रण को लेकर के तो आप क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को बिना रासायनिक क्रिया किए भौतिक रूप से मिलाने पर आप मिश्रण बनता है।
तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक क्रिया नहीं होती, आप मैनुअली मिलाते हैं, जैसे आपने चीनी लिया और पानी में घोल दिया, तो इस प्रकार से मिश्रण बनता है। मिश्रण के घटकों को भी भौतिक विधियों द्वारा आप अलग कर सकते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें संगठन समान हो, एग्जाम्पल के लिए जैसे नमक का घोल हो गया, चीनी का घोल हो गया और वायु हो गया। वही विषमांगी मिश्रण में क्या है, इसमें संगठन समान ना हो, एग्जाम्पल के लिए रेत और पानी का मिश्रण, इसमें आप जब मिलाते हैं ना तो वो अलग अलग रहता है, इसमें आप देखेंगे घुल भी जाता है और फिर आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो तेल और पानी का मिश्रण, मिट्टी और पानी का मिश्रण, तो आप देखते हैं विषमांगी का मतलब ही है कि वो आपस में ना घुलें, और समांगी में मतलब है घुल जाए। तो यहाँ पर दोनों के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, विषमांगी जिसमें संगठन समान ना हो। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे समांगी और विषमांगी मिश्रण को लेकर के। अब बात करते हैं हम अवस्था परिवर्तन को लेकर के। तो ठोस की जब बात करते हैं तो हम जब ठोस को देखते हैं तो वो आपका पिघलेगा, या जब हम कहते हैं गलनांक होता है तो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। द्रव जो है वो वाष्पन होने के बाद गैस में बदल जाता है। जब गैस को आप वापस से ठंडा करते हैं तो संघनन के थ्रू वापस से ये द्रव में बदल जाता है, और द्रव को वापस से आप जब ठंडा करते हैं तो ये आपका ठोस बनने के बाद जम जाता है, तो ठोस में बदल जाता है, द्रव आपका ठोस में। पर अगर ऐसे स्टेट हो जाए कि ठोस को आप गर्म करें और द्रव में ना बदले, डायरेक्ट गैसीय स्टेट में परिवर्तन हो जाए, तो इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन की स्थिति। एग्जाम्पल के लिए कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम हमारा विसरण। ये भी एक थोड़ा सा एक चार्ट देख लीजिए, अवस्था परिवर्तन के जो ताप है मानक दाब पर, कि जल का कितना होता है, गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये ठोस से द्रव होता है, ये द्रव से गैसीय स्टेट हो जाएगा। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस, और आपका बर्फ का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस। लोहा आयरन का गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक जो है 2862 डिग्री सेल्सियस। गंधक सल्फर की बात करें 115 डिग्री सेल्सियस गलनांक, और क्वथनांक 444.6 डिग्री सेल्सियस। तो अब बात करते हैं हम आगे। अगला है पॉइंट हमारा विसरण, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो किसी भी पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में अगर हम परिवर्तन करते हैं, या आप कह सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में स्वतः फैलने की प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। जैसे एग्जांपल क्या है, इत्र की खुशबू का दूर तक फैलना, किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन यानी विसरण का एग्जांपल है। ऊर्ध्वपातन मैंने आपको अभी बता दिया कि ठोस का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय स्टेट में बदल जाए। एग्जांपल याद रखिए, जैसे नेफ्थलीन की गोलियां हो गया, कपूर तो मैंने आपको बताया था, आयोडीन हो गया, ड्राई आइस CO2 हो गया, तो ये आपका ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल में आता है। नेफ्थलीन की गोली भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन से क्वेश्चन, इसके जो एग्जाम्पल है उनसे क्वेश्चन बन सकता है। परमाणु संरचना, अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर हम तीनों की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर के। इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको ट्रिक मैंने कई बार बताई ना, ईटा पर नाचो करके, तो ई से ईटा का जो ई होगा उससे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और टा से थॉमसन, ऐसे आप जोड़कर याद रख सकते हैं। और प्रोटॉन का पर नाचो में पा जो है उससे प्रोटॉन हो जाएगा, और रा से रदरफोर्ड हो जाएगा, और नाचो का ना से न्यूट्रॉन हो जाएगा, चा से चैडविक हो जाएगा। तो ईटा पर नाचो, ये आपकी ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने समय 1997, प्रोटॉन की अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने 1932। ये आपको याद रखना है। अब जो उप परमाणु कण हैं उनके गुणों की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर आपको आवेश, ऋणात्मक आवेश देखने को मिलता है, इसीलिए ई के ऊपर इस तरीके से माइनस का चिन्ह आपको लगा देखने को मिलता है। वहीं अगर प्रोटॉन की बात करें तो इस पर धनात्मक आवेश होता है, इसलिए इस प्रकार से प्लस आइकन रहता है इस पे चिन्ह। और वहीं न्यूट्रॉन की बात करें तो ये उदासीन होता है। स्थिति की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आपका नाभिक के बाहर होगा, प्रोटॉन जो होगा वो नाभिक में होगा, और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में होगा। ये द्रव्यमान आपकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन की आपकी 1/1836 करके है, प्रोटॉन की आपकी 1 करके, न्यूट्रॉन की 1, ये म्यू में वैल्यू है। तो अलग अलग इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को लेकर के। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होता है। तो किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। ये तत्व की पहचान को जो है वो बताता है। द्रव्यमान संख्या या इसी को हम परमाणु भार भी कहते हैं। मास नंबर क्या होता है, ए से जिसे दर्शाते हैं। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या,
क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, इसलिए आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए बराबर जेड प्लस एन। ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं, जैसा कि ऊपर बताया मैंने। एन क्या है, ये आपका न्यूट्रॉन की संख्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी कहते हैं और द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। परमाणु भार द्रव्यमान संख्या का ही दूसरा नाम है। अब बनता है क्वेश्चन समस्थानिक और संभारिक से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके अलावा जो भी वीडियो पर नए हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी ऐसे वीडियो आए आपसे मिस ना हो। और जो पहले वीडियो हम करा चुके हैं अब तक साइंस के, वो अलग से प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ढेर सारी मेहनत आपके लिए हमने की है, और वीडियो लाइक जरूर करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत हो रही है। तो समस्थानिक यानी आइसोटोप्स की बात करें तो जिन भी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, ध्यान दीजिएगा, समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। जैसे ये जो H1 H1 1s2 1s3 देख रहे हैं, ये सब आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1 1s2, ये जो इसके नाम होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों नाम होते हैं, वो इसी हाइड्रोजन के समस्थानिक के होते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इनका परमाणु क्रमांक जो है वो आपका समान है, और जो परमाणु भार है या परमाणु जो कहेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या है वो आपकी भिन्न है। अब देखते हैं दूसरा, यहाँ पर 1 कर लीजिएगा, नीचे साइड में यहाँ पर कर देता हूँ, इसमें यहाँ पर 1 नीचे तरफ होगा, क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक जो है वो नीचे साइड होता है। ये जो है तीनों 1 होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं ना, हमेशा जब वैल्यू लिखते हैं तो ये आपका नीचे वाली जो वैल्यू होती है परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। और परमाणु भार जो है इस तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ की जगह दाईं तरफ, इसमें लिखने में जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। बाकी संभारिक की बात करते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स, समस्थानिक को। संभारिक आइसोबार की बात करें तो जिन परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी डिफरेंट होगी, परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार है वो आपकी समान होती है। तो ऊपर वाली वैल्यू देखिए समान है, 14 यहाँ भी 14 यहाँ भी, इन्हें हम कहते हैं संभारिक। हमेशा जो ऊपर लिखी वैल्यू होती है ना वो हमारी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ 14 14 बराबर, नीचे वाली चेंज है, ये होता है आइसोबार्स या संभारिक। फिर एक तीसरा और होता है सम न्यूट्रॉनिक, इसे समझते हैं। सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक आपके भिन्न होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक यहाँ पर जो कह रहा है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक परमाणु भार का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर भी निकालेंगे, तो दोनों का जो डिफरेंस निकल करके आएगा वो समान होगा। वही चीज को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 6 से 14 तक देखिए तो 7 8 9 10 11 12 13 14 8 आया वैल्यू। यहाँ पर भी वही सेम चीज देखेंगे, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर भी 8 है, यानी दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी बराबर है। और इस आधार पर आप कहेंगे कि ये आपका सम न्यूट्रॉनिक होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आवर्त सारणी और आवर्तिता, जिसको हम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी जो है वो कहेंगे। तो पहला आपका है आधुनिक आवर्त नियम। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। पहले जो दिया गया था इससे पहले वाला वो आपका परमाणु भार को लेकर के बात हुई थी, पर जो लेटेस्ट चलता है वो ये आधुनिक आवर्त सारणी चलती है, तो इसमें परमाणु क्रमांक की बात जो है वो की गई है। आवर्त सारणी की मुख्य बातें क्या हैं, तो इसमें 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। ये पूछा जाता है, 7 आपके पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। आवर्तों की संख्या परमाणु स्तर यानी एनर्जी लेवल की संख्या के बराबर होती है। किसी आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक जो है आपका बढ़ता है। इसमें बहुत सारे नियम हैं, आप चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं, जो ज़्यादातर परमाणु क्रमांक को लेकर के या परमाणु त्रिज्या को लेकर के ऐसे करके जो है इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। 8वां पॉइंट हमारा हो गया। इसके अलावा धातु, अधातु और उपधातु भी देख लीजिए चित्र के जरिए। वैसे अभी इसको हमने अलग से भी रखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में जब बात करते हैं तो आप इस तरीके से पीरियोडिक टेबल देखते हैं, यहाँ पर इस तरफ से हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस क्रम से चलता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट होती है, सारे जो तत्व होते हैं, इधर वाली वैल्यू सारी धातुओं वाली हो जाएगी, इधर वाली जो आप येलो कलर से देख रहे हैं वो अधातु हो जाएगा, यहाँ पर जो देख रहे हैं पिंक कलर वाला ये सब आपकी धातु हैं, ये जो येलो कलर वाली देख रहे हैं ये आपकी अधातु हैं, और उपधातु आपकी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है, जो ग्रीन कलर वाला देखने को मिल रहा है। ये उसके पीरियोडिक टेबल में
प्लेसमेंट को जो है वो दर्शाया गया है। ये आपका समूह हो जाएगा, ये आपका आवर्त हो जाएगा। यहाँ पर जो बात किया गया था ना कि आपके 7 आवर्त होते हैं, तो ऊपर से नीचे तक आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त हो गए। और इस तरफ जब चलते हैं यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 18 आपके समूह हो जाएंगे या 18 आपके जो है ग्रुप्स हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। अब बढ़ते अभी इसको जो आपके धातु है ना, इसको हम अलग से भी देखेंगे, क्योंकि ये तो हमने केवल आपको दिखाया है चित्र में। अब बात करते हैं हम रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग को लेकर। तो एक होता है आपका आयनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड, और एक होता है सहसंयोजक बंध। तो सबसे पहले आयनिक बंध क्या होता है? ये बंध होता है धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु जो होता है वो ग्रहण करता है। बंध बनाते हैं तो धनायन और ऋणायन बनते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आप NaCl में देखते हैं सोडियम क्लोराइड, तो Na और Cl में आप Na और Cl को अलग अलग इस तरीके से लिखेंगे, Na+Cl-। ये जो आप नंबर देख रहे हैं ना 2 8 1, ये जब हम वितरण करते हैं कक्षाओं का तो पहले वाले में 2 आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, फिर 8 की जो आपका 8 होता है वो कंप्लीट करने के लिए देखा जाता है। जैसे वो कंप्लीट हो गया तो फिर 18 देखा जाता है। तो 2 8 8 18 इस क्रम में जो है ये चलता है। तो इसके परमाणु क्रमांक के आधार पर ये वैल्यू वहाँ पर लिखी गई है, डिवाइड की गई है। तो पर आयनिक बंध को यहाँ पर जो बताया गया वो यही बताया गया, इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो इससे ये बंध जो है वो आपका बनता है, और धातु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु जो है इसमें ग्रहण करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध। तो ये बंध जो होता है जैसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये बंध अधातु और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से बनता है। इलेक्ट्रॉनों की एक या अधिक जोड़ी यहाँ पर साझा की जाती है। जैसे आपका H2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर Cl2 क्लोरीन हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड के जरिए जो है वो दर्शाया गया है। फिर हम बात करते हैं हम ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु को लेकर के। तो ध्रुवीय अणु क्या होता है, पोलर क्या होता है? तो जिन अणुओं में इलेक्ट्रॉनों का असमान वितरण होता है वे हमारे ध्रुवीय अणु होते हैं। जैसे HCl हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया। वहीं अध्रुवीय जो अध्रुवीय अणु हैं नॉन पोलर, जिन अणुओं में इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है वे हमारे अध्रुवीय होते हैं। इसमें आपका असमान हो गया, इसमें आपका समान हो गया। H2 Cl2 CH4 ये आपके ध्रुवीय अणु में जो है वो आ जाएंगे। फिर आपका हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बंध एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणु FON के बीच बनता है, अपेक्षाकृत कमजोर बनता है। जैसे आपका यहाँ पर H2O हो गया, तो O से आपने इस तरीके से सिंगल सिंगल बॉन्ड के जरिए जो है इसे दर्शाया है। अब बात करते हैं हम हमारा अगला पॉइंट, धातु और अधातु और उपधातु। उपधातु भी है, धातु अधातु भी है, इसको समझ लेते हैं। तो धातुओं की बात करते हैं, सामान्यतः ठोस अवस्था में होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, मतलब इनसे पास हो जाता है, चमकदार होती है। तन्यता और आघातवर्धनीयता जो है इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। मैंने बताया है तन्यता और आघातवर्धनीयता को लेकर के कि तन्यता का मतलब आप जब कोई धातु को खींचें तो एक पतले तार के रूप में जो है वह बना सकते हैं। आघातवर्धनीयता का मतलब आप उसको पीट करके पतली चादर के रूप में जो है वो बना सकते हैं। तो ये गुण धातुओं में पाया जाता है। वहीं ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सभी आपके धातु हो जाएंगे। अधातु क्या है? ये आपके ठोस में भी हैं, द्रव में भी हैं और गैसीय अवस्था में भी होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, चमकहीन होते हैं। तन्यता, जो ये वाला जो गुण की बात किया था ना तन्यता वाला, ये और आघातवर्धनीयता इसमें नहीं होती है। ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब आपके अधातुओं में आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं उपधातुओं को लेकर के, मेटालिट्स करके, तो इनमें क्या होता है? इनमें धातु और अधातु के मध्य की प्रकृति की होती है। गुणों में धातु और अधातु के मध्य की प्रकृति होती है, या आप कहेंगे दोनों गुण एक प्रकार से अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर होते हैं। इनकी चमक धातु जैसी होती है परंतु ये भंगुर होते हैं। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, BSiGAs, ये सब इसमें उपधातुओं में आपके आते हैं। फिर बात करते हैं सक्रियता श्रेणी को लेकर के। तो आपका इसमें आपका अधिक सक्रिय धातु कौन से हैं और कम सक्रिय धातु कौन से हैं, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, ये सभी आप देखेंगे उस तरफ से ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। जैसे जैसे ये वैल्यू इधर बढ़ रही है तो ये सक्रियता घटती जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में H आ गया, फिर Cu, Hg, Ag, Au। अगर क्रम लगाने को आ जाए कि इनमें से कम से अधिक में लगाइए, अरेंज बताइए कौन सा होगा, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो धातु हाइड्रोजन से पहले हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, और जो धातु हाइड्रोजन के बाद हैं वो विस्थापित नहीं करते हैं।
इसमें सुपरटेट से रिलेटेड एक पॉइंट की परीक्षा में रासायनिक बंध है, आवर्त सारणी है, धातु अधातु के गुण हैं, सक्रियता श्रेणी है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जो है वो याद रखें। अब बात करते हैं हम मिश्र धातु और अयस्कों को लेकर के। तो मिश्र धातु सबसे पहले समझते हैं, जिसको हम कहते हैं एलॉयस। तो मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुएं अथवा धातु तथा अधातु के मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु सामान्यतः शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं और जंगरोधी होती हैं। जैसे आपका पीतल हो गया, तो तांबा और जस्ता से मिलकर के बना होता है। उपयोग क्या होता है? बर्तन में होता है, सजावटी वस्तुओं में होता है। कांसा की बात करें तो तांबा और टिन का मिल करके बना है, इससे प्रतिमा बनाई जाती है, पदक बनाए जाते हैं, घंटियां वगैरह बनाई जाती हैं। स्टील की बात करें तो लोहा, क्रोमियम और निकल से बना होता है, इससे बर्तन बनाए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती हैं, उपकरण बनाए जाते हैं। इसी प्रकार ड्यूरालुमिन की बात करें तो एल्यूमिनियम, तांबा और मैग्नीज से मिलकर बना होता है। यूज़ इसका विमानों में, बर्तनों में, मशीन भाग बनाने में। सोल्डर की बात करें तो सीसा और टिन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉनिक जोड़ने में यूज़ किया जाता है सोल्डर का। नाइक्रोम की बात करें तो निकल और क्रोमियम से मिलकर के बना है, इसका उपयोग हीटर है, विद्युत तार है, इन सभी में उपयोग देखने को मिलता है। मिश्र धातुओं से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अच्छे से मिश्र धातुओं के नाम किससे किससे मिलकर बना है वो पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं अयस्कों को लेकर। तो वे खनिज जिनसे धातुएं आर्थिक रूप से प्राप्त की जाती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए लोहा हो गया तो हम सीधे जमीन में खोदे हमको लोहा मिल गया, नहीं, हमें वो अयस्कों के रूप में मिलता है, फिर उसका शोधन किया जाता है, फिर हमें जो एक्चुअल में धातु है वो प्राप्त होती है, धातु या अधातु जो भी चाहते हैं। तो उनका जो आप कहेंगे एक्चुअल रूप है, जिस रूप में अयस्कों के रूप में मिलती है, वही अयस्क यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, धात्विक अयस्क और एक होता है आधात्विक अयस्क। जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं वो हो गया धात्विक अयस्क। आधात्विक अयस्क जिनसे अधातुएं प्राप्त होती हैं। अब जैसे लोहा है, लोहा का अयस्क क्या है? हेमेटाइट है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है हेमेटाइट का? Fe2O3। आयरन की बात करें, लोहे की बात करें तो इसका एक और अयस्क है। वैसे तो तीन अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, ये सब इसके अयस्क होते हैं। तो मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4। ऐसे तांबा, कॉपर की बात करते हैं तो इसका कैल्कोपायराइट हो गया, चेल्को भी लिखा रहता है कई जगह, CuFeH2 करके, ये तांबे का, कॉपर का हो गया। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो बॉक्साइट हो गया, एंग्लीसाइट हो गया, सेरूसाइट हो गया, ये सब इसके अयस्क हैं। तो यहाँ पर तो हमने सिंगल ही सिंगल लिखे हुए हैं, बाकी आप अलग से भी इनको और याद रख सकते हैं। Al2O3.2H2O। जस्ता की बात करते हैं तो जिंक ब्लैंड हो गया, ZnS हो गया, और सीसा की बात करते हैं तो गैलेना है, PbS हो गया। इसका होता है गैलेना का एंग्लीसाइड, सेरूसाइड, उसका नहीं होता है। तो ये आपको अयस्क देखने को मिलते हैं। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने यहाँ पर कम कम इसलिए रखे हैं क्योंकि हमें कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें बतानी है, पर आप चाहें तो इन अयस्कों के संबंध में, मतलब धातुओं के जितने भी टाइप के हो सकते हैं, उन सभी के अयस्कों को अलग से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? तो धातुओं का वायु, नमी, अम्ल या लवणों के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होना कहलाता है संक्षारण। जैसे लोहे में जंग लग जाती है, नष्ट हो जाती है। देखिए एक लोहे की कील है, जंग लग गई बाद में तो इस तरीके से नष्ट हो जाती है। तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एग्जाम्पल है। वायु की ऑक्सीजन, नमी, मतलब संक्षारण के जो कारण होते हैं, वायु में ऑक्सीजन, नमी, जल हो गया, अम्ल, क्षार या लवण हो गया, अन्य जो भी रासायनिक अभिक्रिया है वो हो गया, तो ये संक्षारण के मेन कारण में आएगा। इसके अलावा गैल्वनीकरण क्या होता है, गैल्वनाइजेशन क्या होता है? तो लोहे को आप जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर जस्ता यानी जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वनीकरण। ये प्रक्रिया निम्न विधि के द्वारा होती है। लोहे की वस्तु को जस्ता के पिघले घोल में आप डुबोते हैं, फिर ठंडा जब होता है तो जस्ता की जो परत होती है जम जाती है उसके ऊपर एक लेयर के रूप में, तो वस्तु जंग से सुरक्षित हो जाती है। जैसे टिन के डिब्बे हो गया एग्जाम्पल के लिए, जस्ता चढ़ी कील हो गया, तार आदि हो गया, ये गैल्वनाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। तो जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि आप क्षरण से उसे बचा सकें। फिर बात करते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है? जिनकी जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है वे हमारे अम्ल होते हैं, और इनकी विशेषता होती है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मैंने बताया था अम्ल में लास्ट में ला आता है, और उसी से ध्यान रखिएगा कि ये लाल कलर में बदल देते हैं। क्षार की बात करते हैं तो क्या कहेंगे? जिनके जलीय विलयन का स्वाद कड़वा होता है और वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अपोजिट जस्ट होते हैं। लवण यानी सॉल्ट की बात करें तो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से बनने वाले यौगिकों को हम लवण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया अम्ल, क्षार और लवण को लेकर। फिर बात करते हैं संकेतक, इनसे रिलेटेड
जैसे आपका नीला लिटमस पेपर है तो अम्लीय विलयन में कैसा रंग देगा, मैंने बताया लाल रंग देगा, पर क्षारीय विलयन में तो नीला का नीला ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे लाल लिटमस पेपर है, अम्लीय विलयन में तो लाल का लाल ही रहेगा, पर क्षारीय विलयन में नीला हो जाएगा। फिनोप्थिलीन बहुत पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दिया गया आपके, रंगहीन रहता है अम्लीय विलयन में, परंतु क्षारीय विलयन में ये गुलाबी हो जाता है। वहीं मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो अम्लीय विलयन में ये लाल कलर देता है, पर क्षारीय विलयन में ये पीला हो जाता है। हल्दी की बात करें, प्राकृतिक सूचक है, आपने देखा होगा अम्लीय विलयन में तो ये पीला का पीला ही रहता है, पर जैसे क्षारीय है, आप देखते हैं हल्दी के दाग को अगर आप साबुन से रगड़ते हैं तो साबुन कैसा है, क्षारीय प्रकृति है, तो ऐसे में वो कलर लाल या भूरे में बदल जाता है हल्दी के दाग जो होते हैं, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ हैं संकेतक, इंडिकेटर्स, जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब बात करते हैं पीएच स्केल को लेकर। तो पीएच स्केल आपको पता है कि पीएच स्केल जो होती है ना, इसमें आपका इस तरीके से वैल्यू होती है आपकी पीएच स्केल में 7 से अगर कम है तो ये आपका अम्लीय प्रकृति होगा, अगर 7 है तो उदासीन प्रकृति होगा, और क्षारीय कब होगा, जब 7 से अधिक वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो 0 से 14 तक ये पीएच स्केल में वैल्यू आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा उदासीनीकरण की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, इस क्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण। सामान्य समीकरण क्या होता है, अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल बनाते हैं, ये हमने आपको पहले भी उदासीन वाला ऊपर बताया था, बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, डेली लाइफ में क्या उपयोग है अम्ल को लेकर। तो आप देखते हैं जैसे साइट्रिक एसिड है, इसके स्रोत में नींबू हो गया, संतरा हो गया, फलों के रस हो गया, इनमें सब में पाया जाता है ना। एसिटिक अम्ल हो गया जिसमें सिरका में देखने को मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो आप देखते हैं आपके नेचुरल बनता है, क्योंकि इससे पहले हम बात कर चुके हैं पाचन तंत्र वगैरह की, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि पेट में आपके भोजन के साथ कुछ जीवाणु वगैरह चले जाते हैं, तो उनको नष्ट करने का काम भी है जो नेचुरल HCl रिलीज होता है वो करता है, तो पेट में भोजन को पचाने में भी हेल्प करता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बैटरी में देखते हैं, लेड एसिड में। इसके बाद क्षार की कुछ बात करते हैं, डेली लाइफ में क्या यूजेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज साबुन बनाने में होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज चूना निर्माण कार्य में होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कांच को साफ करने वाले द्रव के रूप में होता है। वैसे ही लवण की अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड या NaCl जिसको कहते हैं, खाने का जो नमक होता है यही तो होता है। बेकिंग सोडा NaSCO3 जो होता है ये केक में यूज होता है, बिस्किट बनाने में बेकिंग सोडा जो है वो यूज होता है, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। H लग गया है ना तो बाई वर्ड आज का आ जाएगा। फिटकरी जो होता है एलम होता है, पानी को साफ करने में यूज़ होता है, दाढ़ी भगाने में भी कट वगैरह लग जाता है उसमें भी यूज़ होता है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अम्ल नीले लिटमस पे को लाल कर देता है, हमने बता दिया। एक सूत्र भी है आपका है pH बराबर -log10H+। यहाँ पर H+ आयनों की संख्या को की वैल्यू को पुट करके आप अम्लीयता या क्षारीयता को निकाल सकते हैं, ये आपका दे रखा था इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्लास्टिक। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इनसे बनते हैं प्लास्टिक से। तो रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में सबसे पहला प्लास्टिक में प्लास्टिक के टाइप की बात करते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक होता है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, गर्म करने पर ये नरम होते हैं और ठंडा करने पर फिर से कठोर हो जाते हैं। इनकी ये प्रकृति होती है कि गर्म करेंगे नरम हो जाएंगे और ठंडा करेंगे वापस से कठोर हो जाएंगे। पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी नहीं होती, इनको आपने एक बार सेट कर दिया तो फिर आप इन्हें वापस से नहीं परिवर्तन कर सकते। एक बार गर्म करके ढालने के बाद पुनः गर्म करने पर फिर ये वापस से नरम नहीं होते हैं, ये होते हैं थर्मोसेटिंग। आपको याद होगा तो इस बार जो यूपी टेट 2026 वाला पेपर हुआ था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्वेश्चन आया भी था। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन हो गया, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, प्रोपिलीन हो गया, पॉलीस्टायरीन हो गया, ये सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पर बेकेलाइट आपका बहुत पूछा जाता है, मेलामाइन है, फार्मिका है, एपॉक्सी रेजिन है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आपके थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हो गया। फिर हम बात करते हैं हमारा अगला कांच को लेकर के। तो कांच आपका कठोर पारदर्शी भंगुर पदार्थ होते हैं, कांच के भी टाइप होते हैं। जैसे पहला है सोडा लाइम कांच। सोडा लाइम कांच का यूज़ होता है बोतलों में, खिड़की की सीट बनाना हो, बर्तन बनाना हो, बल्ब आदि में, तो ये हो गया। कांच के बर्तन भी होते हैं ना, हमेशा स्टील ही के नहीं होते। बोरोसिलिकेट कांच क्या होता है, प्रयोगशाला के जो बर्तन वगैरह होते हैं, जो फ्लास्क वगैरह या जिसमें आप विभिन्न प्रकार की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हैं, वो सब हीट रेसिस्टेंट उपकरण बनाने में यूज़ किए जाते हैं बोरोसिलिकेट कांच। फ्लिंट कांच का यूज़ किया जाता है लेंस में, ऑप्टिकल उपकरण में, प्रिज्म आदि में, यानी जितने भी आप देख रहे हैं जो फिजिक्स वाले जितने भी उपकरण हैं सारे आपके इसमें ही आ रहे हैं। क्वार्ट्ज कांच जो होता है वैज्ञानिक उपकरण बनाना है, UV पारगम्य उपकरण हो गया।
क्रुक्स कांच की बात करें तो यूवी किरणों से सुरक्षा वाले चश्मे में जो है क्रुक्स कांच का यूज़ जो है वो किया जाता है। बाकी बोतल, खिड़कियाँ, चश्मे, लैब उपकरण, ऑप्टिकल सजावटी वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ें कांच से बनाई जाती हैं, पर कांच के टाइप के आधार पर आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीमेंट को लेकर के। निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली बाइंडिंग पदार्थ है। सीमेंट के कुछ टाइप हैं, जैसे आपका ओपीसी, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी सामान्य निर्माण कार्य के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं, जो कि आपका पीपीसी होता है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, टिकाऊ निर्माण कार्य के लिए जो है ये होता है। ये इस पीपीसी की फुल फॉर्म है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। श्वेत सीमेंट जो होता है, वाइट सीमेंट की बात करें, सजावटी कार्यों में यूज होता है। त्वरित कठोरता सीमेंट होता है, जल्दी जमने वाले कार्यों में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ये कुछ जो है इसके टाइप हैं। यूज़ तो आप जानते हैं, मकान है, पुल, सड़क, बांध, इमारत, मल्टीपल चीज़ों में जो है ये यूज़ जो है वो होता है। अब बात करते हैं रेसों को लेकर के, प्राकृतिक और कृत्रिम रेसे। अच्छा, एक चीज़ और है, ये हमारा ख़त्म ही हो जाएगा चैप्टर, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद साइंस तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आगे आने वाला जो नया सब्जेक्ट होगा उसमें किस सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करें, सोशल साइंस है या इसी में ही आपका एक अलग से जो विज्ञान और जीवन करके आपका पोर्शन आता है वो कंटिन्यू करें, इस तरीके से कौन सा करना चाहिए वो आप कमेंट में जो है वो बता दीजिएगा। बाकी बात करते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम रेसे फाइबर्स को लेकर। तो प्राकृतिक रेसे नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, पौधों या पशुओं से प्राप्त जो होते हैं, जैसे एग्जांपल कपास हो गया, कॉटन, जूट हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, सन हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक रेसे हैं। कृत्रिम रेसे क्या होते हैं, मानव द्वारा रासायनिक प्रक्रिया से जो बनाए जाते हैं, रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया और टेरिलीन हो गया, ये सब कृत्रिम रेसे हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे बनते हैं। आपको ये नाम सारे रटे होने चाहिए। फिर बात करते हैं उर्वरक को लेकर के। उर्वरक की जब बात करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता को लेकर के बढ़ाने के लिए सामान्य जो प्रयुक्त रसायन होते हैं ना, वो आपके उर्वरक में आते हैं। यूरिया जैसे नाइट्रोजन युक्त होता है। डीएपी की बात करते हैं तो इसमें एन और पी युक्त होता है। इसी प्रकार एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास युक्त। ये डीएपी की फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, डाई अमोनियम फास्फेट। अमोनियम सल्फेट की बात करें, नाइट्रोजन तथा सल्फर युक्त होता है। पोटास एमओपी की पोटास युक्त होता है। तो यूरिया डीएपी यूज़ क्या होता है, फसल उत्पादन बढ़ाने में और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का यूज़ होता है। फिर आपका आता है पेस्टिसाइड, कीटनाशक। तो कीटों को नष्ट करने या नियंत्रण में रखने वाले जो रसायन होते हैं, जैसे डीडीटी सबसे ज़्यादा फेमस है, कीटों को मारने में प्रभावी है। बीएससी लिंडेन हो गया, मेलाथियान हो गया, क्लोरपाइरीफॉस हो गया, कार्बेडाजिम हो गया। तो ये सब हैं कुछ अलग अलग कीटनाशक। यूज़ यही होता है फसलों को कीटों से बचाने में, अनाज भंडारण में, मलेरिया नियंत्रण में। तो ये सब आपके कीटनाशक जो है वो हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारा अल्कोहल को लेकर के। अल्कोहल की जब बात करते हैं तो C2H5OH एथेनॉल, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अल्कोहल सैनिटाइज़र में यूज़ होता है, दवाइयों में होता है, परफ्यूम में होता है, सॉल्वेंट स्प्रिट लैंप में। सॉल्वेंट क्या होते हैं, वो जो आपके इस तरीके की चीज़ें बनाने में जिसमें बाकी चीज़ें आप घोल सकें, तो घुलनशील योग्य जो बनाते हैं ना, वो आपका हो गया। तो सॉल्वेंट स्प्रिंट लैंप में जो है। इसके बाद बात करते हैं साबुन और अपमार्जक में का। तो साबुन जो होते हैं वो वसा और तेल के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो सफाई करने वाले रसायन होते हैं, झाग अधिक बनाते हैं ये आपके। उसके बाद बात करते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट धुलाई पाउडर है, कांच उद्योग में यूज़ होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बताया था ना मैंने अभी आपको। तो बेकिंग पाउडर और एंटासिड में जो है ये यूज़ होता है। उसके बाद विरंजक जो होते हैं, कलर जो उड़ाने का काम करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स। तो क्लोरीन Cl2 जल शुद्धिकरण में होता है, क्लोरीन का यूज़। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का यूज़ होता है कपड़ा और बालों को ब्लीच करने में। अन्य जैसे मोम की बात करें तो पॉलिश और मोमबत्ती में होता है। ग्लिसरीन की बात करें तो क्रीम, साबुन, दवाइयाँ आदि में जो है यूज़ होता है। तो ये कुछ यूज़ हैं जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं। अब बात करते हैं हम हमारा अगला जो है कार्बन और उसके अपर रूप। तो कार्बन की जब बात करते हैं तो कार्बन एक अधातु तत्व है, प्रतीक C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है, K2L4, संयोजकता 4 होती है। कार्बन के परमाणु मिलकर लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं जिससे जैविक यौगिकों की विविधता जो है वो होती है। ये है कार्बन का परमाणु संरचना। और ये जो है इसकी लुईस संरचना देखते हैं। कार्बन पे आप देखते हैं इस तरीके से 4 बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ये संयोजकता 4 होती है और इसी के थ्रू आप जो है जो भी वैल्यू जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ करके दर्शाते हैं।
कार्बन के बात करते हैं अपर रूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका अपर रूप। अच्छा, जो भी टेलीग्राम चैनल से या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप से या जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ से नहीं जुड़े तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर जुड़ जाइएगा। फेसबुक पर भी हम अब आपको जो डेली न्यूज़पेपर वगैरह वाली अपडेट है वो भेज रहे हैं, तो वहाँ से भी आप देखते रहिएगा। तो हम बात करते हैं कार्बन के अपर रूप। तो यहाँ पर अपर रूप सबसे पहला क्या है, हीरा है। अपर रूप का मतलब वही है कि सेम वही कार्बन है का जो है, पर आपकी जो मेन क्वालिटी होती है वो बदल जाती है, बाकी मेन इंग्रेडिएंट वही है। जैसे आपका एग्जाम्पल में हीरा हो गया, तो संरचना क्या है, हर कार्बन परमाणु 4 अन्य जो कार्बन परमाणु है उससे चतुष्फलकीय है, आपका जो होता है आकृति से जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए एक लाइन यहाँ पर भी कि कार्बन एक ही तत्व होते हुए भी अलग अलग संरचनाओं में पाया जाता है, जिन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। तो ये आपको पता क्या होना चाहिए, अपर रूप में जो हीरा होता है चतुष्फलकीय आकृति से जुड़ा होता है। भौतिक गुण क्या होता है, अधिक कठोर होता है, सबसे कठोर पदार्थ है, पारदर्शी होता है, उच्च गलनांक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यूज कहाँ होता है हीरे का, तो आभूषणों में होता है, कांच काटने वाले औजारों में होता है, ड्रिल बिट्स में, कटर में। विशेष तथ्य क्या है, हीरा कार्बन का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये हो गया हमारा हीरा। फिर दूसरे की बात करते हैं जो कि आपका है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जब बात करते हैं तो हमारा संरचना में परमाणु, इसकी जो संरचना होती है कार्बन परमाणु षटकोणीय परतों में व्यवस्थित रहता है, परतों के बीच कमजोर बल होते हैं। यहाँ पर कैसे होती है, षटकोणीय। हीरा में चतुष्फलकीय था। यहाँ पर मुलायम काला रंग होता है ग्रेफाइट का, परतदार संरचना होती है, उच्च गलनांक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में होता है, विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में होता है, उच्च ताप में स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में होता है। और ग्रेफाइट कार्बन का एक अच्छा विद्युत चालक है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड में भी होता है। ये जो पेंसिल की लीड की बात की गई ना, वो पेंसिल में आप ब्लैक कलर की देखते हैं, वो यही तो होता है आपका ग्रेफाइट। फिर तीसरा है आपका फुलरीन, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो C60 अणु गोलाकार गेंद आकृति होती है और बकी बॉल जैसी ये होता है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, बकी बॉल जैसा। और उसके बाद काला भूरा ठोस आपका अर्धचालक गुण प्रदर्शित करता है, नैनो आकार के कण के रूप में मिलता है ये। और नैनो टेक्नोलॉजी में औषधि दवा पहुंचाने में, सौर कोशिकाओं और अर्धचालक उपकरणों में भी संभावित उपयोग है। और फुलरीन का सबसे सामान्य रूप है C60, जिसे बकी बॉल भी कहते हैं। तो ये आपको तीनों चीज़ें एकदम रटी होनी चाहिए, इसके कार्बन के अपर रूप से काफ़ी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। हम आगे क्वेश्चन कराएंगे, तो उसको आप जरूर इसके लिए प्रैक्टिस किया करिए, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब कार्बन के कुछ उपयोग की बात करें। ईंधन के रूप में क्या होता है, कोयला हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया। स्टील और धातु उद्योग में कोक के रूप में हो गया। पेंसिल की लीड है तो ग्रेफाइट हो गया। आभूषण हीरा हो गया। वैज्ञानिक उपकरण में इलेक्ट्रोड है, कुशबिल है। नैनो टेक्नोलॉजी और उन्नत पदार्थों में फुलरीन हो गया। और कार्बन के उपयोग के बाद कार्बन से संबंधित कुछ तथ्य, जैसे प्रकृति में कार्बन मुक्त अवस्था में और यौगिक अवस्था में देखने को मिलता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। विद्युत का अच्छा कुचालक ग्रेफाइट है। सबसे स्थिर फुलरीन अणु C60 है, बकी बॉल जिसको नाम मैंने बताया। जैविक यौगिकों की विशाल संख्या का आधार कार्बन की संयोजकता होती है। ये आप देख रहे हैं चारों पॉइंट से। विभिन्न जो कार्बन है विभिन्न बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध, जैसे CC CH CO करके। कार्बन जीवन का आधार है। जीवित प्राणी कार्बन यौगिकों से बने हैं। तो कार्बन एक अद्वितीय तत्व है, अनेक प्रकार की यौगिक बनाता है और सभी जीवित प्राणियों के जीवन की नींव है। अब बात करते हैं हम हमारा अगला हाइड्रोकार्बन और ईंधन को लेकर के। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सूत्र सामान्य होता है CHY, पर इसके टाइप होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग CnH2n+2 ऐसे करके चलते हैं। अभी टाइप देखेंगे। ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में पाए जाते हैं। महत्व क्या होता है, ईंधन के रूप में हाइड्रोकार्बन रसायनों के निर्माण में, कच्चा माल के रूप में प्लास्टिक, रबड़, कीटनाशक, दवाओं निर्माण के में ये उपयोगी होते हैं। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स होते हैं 3। एक होता है संतृप्त का हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये जो नाम है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये चलते हैं। एल्केन, एल्कीन, ये ए है, ये ई है और ये आइंस। तो एल्केन जो होते हैं ना, ये आपकी बात करें तो CnH2n+2 होता है, केवल एकल बंध होता है। एग्जाम्पल मीथेन हो गया, CH4, एथेन हो गया, C2H6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन CnH2n होता है, एक इसमें द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, C2H4 और C3H6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन CnH2n-2 होता है, एक त्रिबंध होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एथाइन हो गया, प्रोपाइल हो गया। तो एथाइन और प्रोपाइन, तो C2H2 और C3H4, ये जो है आपको हाइड्रोकार्बन के टाइप पता होना चाहिए। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब बात करते हैं हम दहन क्या होता है। तो दहन यानी हम कहेंगे कि ईंधन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना कहलाता है दहन।
पूर्ण दहन क्या होता है, पर्याप्त ऑक्सीजन जब मिलेगी तो वो पूर्ण दहन है। ईंधन प्लस O2 CO2 प्लस H2O बनाएगा, प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आपको देखने को मिलेगा। अपूर्ण दहन क्या होता है, पूर्ण दहन में पर्याप्त ऑक्सीजन है, अपूर्ण में ऑक्सीजन की कमी होगा। यहाँ पर ईंधन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर CO प्लस C कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O कार्बन कण प्लस ऊष्मा, इस तरीके से बनता है। तो दहन हो गया पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। एक होता है ज्वाला, इसकी बात करते हैं ज्वाला के भाग। तो इस ज्वाला में 3 भाग देखने को बेसिकली मिलते हैं। बाह्य वाष्पशील भाग जो सबसे बाहरी होता है, अधिकतम टेम्परेचर इसी का ही होता है, नीली अदीप्त ज्वाला होती है यहाँ पर, और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहेंगे इसी को, पूर्ण दहन जो है होता है। दूसरा होता है मध्य वाष्पशील भाग, बीच वाला। एक रेड कलर देख रहे हैं, उसके अंदर येलो कलर देख रहे हैं, तो येलो वाला कहेंगे मिडिल जोन जो है, आंशिक दहन होता है, इसमें पीली ज्वाला रोशनी देती है। और तीसरा जो होता है आंतरिक वाष्पशील, सबसे अंदर वाला जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं, ये आंतरिक वाष्पशील भाग है, इनर जोन, ये सबसे ठंडा भाग होता है, यहाँ बिना जला हुआ ईंधन वाष्प रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए ज्वाला के अलग अलग भाग। अब बात करते हैं ईंधन के टाइप और उसके एग्जाम्पल। जैसे ठोस ईंधन में लकड़ी, कोयला, चारकोल, पीट आएगा, यूज हो गया खाना बनाने में, हीटर, बॉयलर उद्योगों में। द्रव ईंधन में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, फर्नेस ऑयल, ये सब आ जाएगा, वाहन चलाना, बिजली उत्पादन, रसोई गैस, स्टोव आदि। गैसीय ईंधन में LPG हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, PNG हो गया, पाइप्ड नेचुरल गैस, बायोगैस हो गया, वाहन, रसोई उद्योग, बिजली उत्पादन, स्वच्छ ईंधन के रूप में। और वहीं परमाणु ईंधन की बात करें तो उसमें यूरेनियम आता है, प्लूटोनियम आता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के रूप में आप इसका यूज़ करते हैं। फिर LPG, CNG, PNG और बायोगैस, इन चारों में अंतर आप एक साथ देख लीजिए ताकि चीज़ें सारी आपको क्लियर हो जाए। LPG का फॉर्मूला प्रोपेन और ब्यूटेन से बना है, C3H8 और C4H10 से मिलकर के। पेट्रोलियम, रिफाइनरी या प्राकृतिक गैस में इसका स्रोत की बात करेंगे और विशेषता क्या, तरलीकृत गैस है जिसको लिक्विफाइड गैस कहेंगे, सिलेंडर में संग्रहित होती है। CNG मीथेन CH4 हो गया, प्राकृतिक गैस का संपीड़ित रूप है, उच्च दाब पर सिलेंडर में संग्रहित। PNG क्या है, मीथेन है, और यहाँ पर प्राकृतिक गैस का पाइपों द्वारा परिवहन होता है। सरकार ने कह रखा है ना कि अब हम सिलेंडर गैस आपके वापस लेकर के, जहाँ पर पाइप के थ्रू डायरेक्ट आपके किचन में पहुँचती है गैस, वो PNG के थ्रू होती है। तो घरों और उद्योगों में पाइपलाइन से आपूर्ति होती है। बायोगैस जो है मीथेन CH4 प्लस CO2, ये गोबर, जैविक कचरे के विघटन से बनती है। जैविक ईंधन, रसोई और बिजली के लिए आप बायोगैस जो है वो यूज़ करते हैं। तो चारों आपको पता होने चाहिए, इनके फॉर्मूले वगैरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे पेट्रोलियम से प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, नायलॉन, दवाइयाँ, रंग, कीटनाशक, फाइबर आदि। प्राकृतिक गैस से अगर बात करें अमोनिया, यूरिया, मेथनॉल, प्लास्टिक। एथीन से अगर बात करें C2H4 से तो पॉलीथीन हो गया। प्रोपीन से अगर बात करें पॉलीप्रोपिलीन हो गया। ब्यूटाडाइन से सिंथेटिक रबर हो गया। तो ये आपको यहाँ पर सभी अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का भी स्रोत है, अनेक रसायनों के निर्माण में भी ये कच्चा माल है। अब हमारा अगला और ये होगा लास्ट पेज, ये वाला, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। अब ये है हमारा लास्ट पेज, रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब हम एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया के दौरान रंग बदलना, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, ऊष्मा या प्रकाश का निकलना, इस टाइप के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप होते हैं। एक होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अलग अलग आपके जो होते हैं आगे जाकर के जुड़ जाते हैं, A प्लस बी AB बन गया, तो 2H2 प्लस O2 है, 2H2 बन गया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बन गया। CaO प्लस H2O मिलकर COH का होल ट्वाइस बन गया। अपघटन वाले में क्या होता है कि दो हैं आपके अलग अलग टूट गए, डीकम्पोजिशन। AB है तो A प्लस बी में, जैसे CaCO3 है तो CaO और CO2 में बदल गया। 2H2O है तो आपका 2H2 प्लस O2 में बदल गया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, रिप्लेस कर देती है, डिस्प्लेसमेंट है। जैसे A प्लस BC है तो A वाला जो है ये आपका जाकर के C से जुड़ जाएगा, तो AC अलग साथ में हो जाएगा, B अलग हो जाएगा। जैसे Zn प्लस CuSO4 है तो Zn आपका SO4 से जुड़ जाएगा और Cu आपका अलग हो जाएगा। ऐसे Fe प्लस 2HCl है, FeCl से और इसके साथ ट्वाइस लगा है तो Cl2 हो जाएगा, FeCl2 अलग हो गया, H2 अलग हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इसमें दो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं, AB और CD है तो A वाला आपका D से और B वाला C से, AD अलग हो गया, CB अलग हो गया। जैसे AgNO3 प्लस NaCl है तो Ag आपका Cl से और NO3 और Na वाला ये आपका NaNO3 अलग हो गया। ऐसे BsCl2 प्लस Na2SO4 BSO4 आपका और 2NaCl अलग हो गया। तो ये हो गए हमारी अभिक्रियाओं के टाइप।
अब बात करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन को लेकर के। क्या होता है ऑक्सीकरण? ऑक्सीडेशन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। जैसे 2Cu प्लस O2 है तो 2Cu, तांबा और ऑक्सीजन, तांबा ऑक्साइड हो जाएगा, Cu का ऑक्सीकरण हुआ। अपचयन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। एग्जाम्पल के लिए CuO प्लस H2 है तो Cu आपका रहेगा और H2O अलग हो जाएगा, तो तांबा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तांबा और जल अलग हो गया, Cu का अपचयन हो गया, मतलब ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। संक्षारण क्या होता है? ये मैंने आपको बता दिया था कि नम वायु में लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जंग ऑक्साइड बनाते हैं, इसे कहते हैं संक्षारण। रासायनिक अभिक्रिया जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 2Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O, ये आपका 2Fe2O3 प्लस XH2O, जंग जो है इस तरीके से अलग हो जाएगा। इसके उपाय क्या हैं? जैसे लोहे पर पेंट करना, ग्रीस या तेल लगाना, जस्तीकरण करना, स्टेनलेस स्टील का यूज़ करना। क्योंकि हम यहाँ पर अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना एक साथ, इसीलिए ये चीज़ रिएक्शन के थ्रू हमने बताई है, क्योंकि संक्षारण टॉपिक को अभी हमने पहले कवर किया था, तो इसीलिए एक आधे चीज़ें आपको हो सकता है डबल बार देखने को मिल जाए, पर वहाँ पर ये रिएक्शन नहीं थी, क्योंकि अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी था। अब अगला है विकृत गंधिता। ये क्या होता है? रेंसिडिटी। तो वसा या जो तेल वाले खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन से अगर अभिक्रिया कर देंगे तो उनमें दुर्गंध आने लगती है, इसीलिए आप इस प्रकार से उसे कंटेनर में रखते हैं, बंद एयर टाइट डिब्बे में। कारण क्या होता है? वसा तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है। रोकथाम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे BHA BHT इसमें मिला दें, या फिर वायुरोधी डिब्बों में आप बंद रखें, फ्रिज में रखें। ये होता है आपका विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। फिर दैनिक जीवन के कुछ एग्जाम्पल, जैसे दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे की कील पर जंग लगना संक्षारण है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन और ये केवल अवस्था परिवर्तन, और बेकिंग सोडा प्लस सिरका CO2 गैस निकलती है, लकड़ी का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन। अभिक्रियाओं की अब पहचान के कुछ संकेत देख लेते हैं। जैसे रंग में परिवर्तन होता है, कॉपर सल्फेट विलयन में आप जब आयरन डालते हैं तो ये आपका ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ये तो आपके खाली चित्र बने हुए हैं, ब्लू से ग्रीन कलर में हो जाता है, तो ये अभिक्रियाओं की पहचान को दर्शाता है। ऐसे गैस का निकलना जो होता है, सिरका प्लस बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो CO2 गैस निकलती है यहाँ से। ऐसे अवक्षेप का बनना, जैसे AgNO3 प्लस NaCl है तो उसमें सफ़ेद अवक्षेप यानी AgCl बनता है, तो उससे आप पहचानते हैं। ऊष्मा या प्रकाश का निकलना, जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। मैग्नीशियम रिबन जलाएंगे ना तो जैसे दिवाली के आपकी फुलझड़िया टाइप नहीं होती, वही आप कहेंगे, तो आपका ये पहचान को दर्शाता है। इसी प्रकार तापमान में परिवर्तन, तो चूना CaO प्लस जल है आपका, मिश्रण जो है आपका गर्म हो जाता है। जैसे आप इसको आपस में मिलाते हैं चूना को जल के साथ, तो मिश्रण गर्म हो जाएगा, जिससे आप पहचान लेंगे। तो आप किसी भी अभिक्रियाओं को अलग अलग तरीके से इन आधार से पहचान सकते हैं। कुछ पॉइंट भी हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, भौतिक परिवर्तन में नहीं। हर रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, और दहन एक विशेष प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, वो हमने आपको बता दिया। तो इसी के साथ आज का ये फर्स्ट पार्ट हुआ समाप्त। पर वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न है आपके लिए। जो चीज़ें आपने पढ़ी उनमें से आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो प्रश्न क्या है? इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में सही गलत बताइएगा। यदि आपने गलत बताया तो भी हम आपको बता देंगे, सही बताया तो भी बता देंगे, पर आप कोशिश अवश्य कीजिएगा। और इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा, जहां पर हम इसके आगे की जितनी भी चीज़ें रह गई हैं वो सब जो है वो कवर करेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, तो अच्छा से कमेंट भी वीडियो में अवश्य लिख दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी कुछ सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस बिल्कुल ना हो। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने PDF के लिए भी टारगेट रखा हुआ है 1000 लाइक का। जैसे ही कंप्लीट होता है ये PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। केवल उस PDF के लिए नहीं, हमारी मेहनत के लिए लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बाकी अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।